Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो हमने लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट इवेंट्स तक देखा था। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। सो फर्स्ट वन, एग्जांपल वन, two cards are drawn at a random. Two cards are drawn at random, one after the other. मतलब 52 कार्ड्स है, उसमें से पहला निकाला, फिर बचे 51, उसमें से दूसरा निकाला, one after the other. Given that the first card drawn is a non-face red card, the first card drawn is non-face red card. What is the probability that the second card is face card? What is the probability that the second card is face card? If the cards are drawn one without replacement, second with replacement. ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 52 के कार्ड में से एक निकाला और वो हमारे पास ही रखा, फिर बचे कितने 51, उसमें से दूसरा निकाला। विथ रिप्लेसमेंट मतलब 52 में से एक निकाला बट उसको वापस डेक में डाल दिया, तो हमारे पास बचे कितने 52, कुछ कम नहीं हुआ, उसमें से दूसरा निकाला। ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, पहला कार्ड ड्रॉ हुआ और दूसरा कार्ड ड्रॉ हुआ, तो दो इवेंट हो गए। इवेंट ए क्या है? व्हाट इज इवेंट ए? इवेंट ए इज नॉन फेस रेड कार्ड, नॉन फेस रेड कार्ड, ठीक है। और इवेंट बी इज फेस कार्ड। ओके, ठीक है। सो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, नाउ कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे? सो जो जो टोटल सैंपल स्पेस है NS, वो कितना है 52। ओके, एंड रिजल्ट्स ऑफ इवेंट ए कितने हैं? नॉन फेस रेड कार्ड। हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? 26। उसमें से नॉन फेस रेड कार्ड कितने हैं? 20, राइट? 20। ओके, पूरे डेक में फेस कार्ड्स कितने? नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवेंट बी 12। okay, so there are 12 face cards and there are 20 non-face red cards. okay, अभी जस्ट हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, that will be 20/52, which is your 5/13. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, मतलब अगर बी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो कितना हो जाएगा 12/52, which is 3/13.
राइट। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए सेक व्हेन योर सेकेंड card drawn is a face card given that it is a red card. Is that what we want? So I think this statement in the book is not correct. I don't think I agree with this. I don't agree with this, but correct me if I'm wrong. So the probability is, the probability we want, जो हमें चाहिए वो है कि second card drawn is a face card given that the first card is non-face red card. Okay, this is the probability we want. Now we'll check two conditions. Two conditions they have asked us. पहली है without replacement. Sorry. नहीं, जो आपका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे डिपेंडेंट है या नहीं, हाँ है, वो फिगर आउट हम कर सकते हैं। जो दूसरा था, उस केस में आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन स्टेज सेम। पहला कार्ड इज अ नॉन फेस रेड कार्ड, दूसरा कार्ड इज जस्ट अ फेस कार्ड। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरा कार्ड इज अ फेस रेड कार्ड, इट्स जस्ट अ फेस कार्ड। ओके ओके, हाँ। नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट, अभी हमें रिप्लेस नहीं करना है। सो 52 में से एक नॉन फेस रेड कार्ड निकाला, इवेंट ए। ओके, सो नंबर ऑफ इवेंट ए, number of results of event A is how many non-face red cards? 20. So your probability of A is 20 by 52, again 5 by 13. Okay, अभी बचे कितने हमारे पास कार्ड? 51। तो इवेंट बी है, 51 में से हमें एक फेस कार्ड चाहिए। तो अभी 51 में से एक जो नॉन फेस रेड कार्ड है वो निकल गया है ना, ये निकाल लिया हमने। अभी उसमें बचे कौन से नॉन फेस रेड कार्ड? तो इसमें सारे फेस कार्ड बचे हुए हैं, राइट? हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ फेस कार्ड्स मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवेंट बी इज अगेंस्ट द सेम, हाउ मेनी? 12। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ? 12 बाय 52 में से निकाला 51, एग्जैक्टली। ओके, 12 बाय 51। सो ये 12 बाय 51 क्या, ये जो इंडिपेंडेंट इवेंट कंसिडर करके चले थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट फाइंडिंग अ फेस कार्ड विच इज व्हाट, 12 बाय 52। जब हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे, क्या प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट बी है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? अभी क्या लगता है आपको, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 12 बाय 52 है? नहीं है। ये कब था? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इस केस में क्या लगता है आपको, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट बी है
कार्ड रिप्लेस किया ही नहीं, कार्ड उन्होंने कार्ड रख लिया पहला, अभी बचे 51। सो आपको क्या लगता है, इवेंट भी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, क्योंकि पहला कार्ड वापस दिया ही नहीं। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि पहला कार्ड कौन सा था जो वापस ही नहीं दिया, उस पर डिपेंड करता है हमारी, उस पर डिपेंड करती है हमारी प्रोबेबिलिटी। इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, अभी 12/51 हो गई, पहले 12/52 थी, राइट? सो इस केस में इवेंट ए एंड बी आर डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। ओके ओके, ना सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड केस दिया था हमने विथ रिप्लेसमेंट। अभी इमेजिन करो 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया इवेंट ए, कितने वो भी नॉन फेस रेड कार्ड्स, तो अगेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवेंट ए इज 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अगेन 20/52। अब क्या किया, ये कार्ड वापस डेक में रख दिया तो बचे कितने हमारे पास, 52 के 52, क्योंकि वो वापस रख दिया। अभी क्या करना है, 52 में से और एक कार्ड निकालना है जो सिर्फ फेस कार्ड हो। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोवाइडेड ए हो चुका है ऑलरेडी, राइट? इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए था ए। ओके, सो ये हो चुका है ऑलरेडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना हुआ, 12/52। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो पहले पहले निकाला था हमने, विदाउट कंसिडरिंग डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, जस्ट डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लिया था हमने? इज इट सेम? यस नो, यस नो, हेलो? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए is equal to probability of b which is 12/52. दैट मीन्स इवेंट बी इवेंट ए पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? एग्जैक्टली, सो इफ बिकॉज हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ये पहला वाला कार्ड जो निकाला था, अभी जो सेकंड इवेंट है वो डिपेंड नहीं करता कि पहले इवेंट में क्या हुआ था, क्योंकि कार्ड रिप्लेस कर दिया। So probability of B by A is equal to probability of B which is 12/52. What is probability of B? Probability of B क्या थी, हमने पहले निकाला था वो ये कि नो मैटर व्हाट इवेंट इज अकरिंग, ए हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बी क्या था, फेस कार्ड। 52 में से फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/52। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, पहले इवेंट ए हो रहा है और इवेंट बी हो रहा है। अभी हमें देखना है कि इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो बिकॉज पहले इवेंट ए हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दूसरा इवेंट बी हो रहा है तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय। So अगर probability of B when A has already happened is also equal to probability of B, that means B और A का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, they do not depend on each other। क्योंकि A हो जाने के बावजूद भी probability of B by A is equal to probability of B, तो A होने ना होने से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, सो इवेंट A and B are independent। क्लियर? ओके, now let's take example number 2। If A and B are two independent events, A and B are two
independent events. Probability of A is 3 by 5. Probability of B is 2 by 3. We have to find 1. Probability of A intersection B. 2. Probability of A intersection B dash. 3. Probability of A dash intersection B. 4. Probability of A dash intersection B dash. 5. Probability of A union B. चलो कैसे निकालेंगे? पहला लेते हैं probability of A intersection B. These are independent events. एक दूसरे से लेना देना नहीं है. So जब एक दूसरे से लेना देना नहीं है तब probability of A intersection B क्या होता है? Probability of A into probability of B. That's it. Probability of A intersection B है, इसमें B dash कहीं से नहीं आया. So probability of A is what? 3 by 5. Probability of B is 2 by 3. So probability of A intersection B is 2 by 5. Second, probability of A intersection B dash. What is this? Probability of A into probability of B dash, right? Because they are independent events. Okay. So probability of A is 3 by 5. Probability of B is 1 minus 2 by 3. Probability of B dash. So ये क्या हुआ? 3 by 5 into 1 by 3 is 1 by 5. समझा? Probability of B dash क्या है? 1 minus probability of B. हमने किया है पहले ये. Okay. And then probability of A dash intersection B. Quickly बताओ. Okay, right. Quickly बताओ. आंसर क्या है? आंसर बताओ क्या होगा? Hmm, 4 by 15, that is correct. Okay. Now, fourth one, probability of A dash intersection B dash. इसका बताओ quickly. Yes. Two by 15. Last, probability of A union B. इसका फॉर्मूला क्या है? Probability of A union B का फॉर्मूला. Minus probability of A intersection B. कितना होगा? 13 by 15, that is correct. Correct. अभी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, that you guys need to solve on your own. ट्राई करो, ठीक है? नहीं जमा तो फिर हम लोग फिर देखेंगे उसको. ओके. So next is Bayes theorem.
ओके, सो बेस थ्योरम में Bayes theorem is for conditional probability. For example, there is an event and we know there is an event E and we know the probability of event E. ऐसे बहुत सारे इवेंट है, E1, E2, E3, ठीक है. We have an idea of their probability. Okay. And then we did a test. Okay, test A. Okay. So now even before doing a test, we can find that the result of the test A, when we already know E1 is happening, मतलब when we already know कि ऐसा कुछ होता है इवेंट E1 में, लेकिन हमें टेस्ट करनी है. तो टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा जब ऑलरेडी हमें पता है कि क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1. Then probability of A again when E2, probability of A same applies here also. Okay. Then when we know the test, oh, what is the probability of E1 when we already know the test? Now we already know the test. Probability of E1, E2 when we already know the test. Probability of E3 when we already know the test. टेस्ट कर लिया हमने, ठीक है, समझ गया. ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट. ओके. तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था, फाइंडिंग देयर इज अ ब्लड सैंपल, बट बिफोर दैट ब्लड सैंपल हमने बताया कि वो ब्लड सैंपल में देयर इज अ डिसीज. ओके. नाउ बेस्ड ऑन आवर प्रायर नॉलेज, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, जो भी नॉलेज हमारे पास है उससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. हाँ, 50% चांस लग रहे हैं मेरे को टाइफाइड होने के या मलेरिया होने के. ओके. ओके. देन हम टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट के पहले, अरे इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मलेरिया आने के प्रोबेबिलिटी, जब हमें ऑलरेडी पता है कि मलेरिया हो सकता है, ये पी ऑफ having A, probability of A saying it's malaria when we already know that there is a probability B which says that there is chances of having malaria. समझ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है. Then we did a test. Then probability of having malaria in reality when the test shows you malaria. Something like that. Okay. So let's go and first try to understand the theorem. And then when we solve the numericals, we might come back to this. Okay. But एक बात ध्यान में रखना है, probability of B, प्रोबेबिलिटी की कोई दूसरा इवेंट हो रहा है जब ऑलरेडी हमें B पता है. अब वो इवेंट हो गया, अब हमें पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें दूसरे इवेंट का नॉलेज मिल गया वापस से. मतलब अब इसकी वापस प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब A का नॉलेज मिल गया हमें. क्या इतना समझ सकते हैं अभी फिलहाल? ओके. चलो तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स से देयर इज अ सैंपल सेट, और उस सैंपल सेट में काफी इवेंट्स है, E1 से लेके En. तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको, EI वेयर I is 1 to N,
ऐसे बोल सकता हूं इतने सारे इवेंट्स। तो अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 3, दैट मीन्स E1, E2 एंड E3, 3 इवेंट्स लेके चलूं एग्जाम्पल। ओके, लेट्स से E1, E2, E3 आर म्यूचुअली exclusive events. For example, there is a blood sample. Event 1 is typhoid. Event 2 is malaria. Okay. And event 3 is a viral infection. क्या टाइफाइड जब होता है तब उसमें उसमें मलेरिया होना ही चाहिए, ऐसा कुछ है? उसमें कोई इंटरसेक्शन होता है? इज देयर समथिंग जहां टाइफाइड और मलेरिया का इंटरसेक्शन है? नो, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट्स आइदर टाइफाइड और मलेरिया, राइट? ऐसा कुछ है क्या इवेंट में कि टाइफाइड में थोड़ी थोड़ी चीजें और मलेरिया की थोड़ी चीजें कॉमन हो? नहीं, टाइफाइड इज समथिंग एल्स, मलेरिया इज समथिंग एल्स, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस और नो? So event E1, E2, E3 of having typhoid, malaria, viral fever, they are mutually exclusive events. Okay, so मैं सैंपल स्पेस को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं फिर, है ना? ये हो गया इवेंट E1, ये हो गया इवेंट E2, ये हो गया इवेंट E3। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 ही इवेंट है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव भी है, मैंने N3 लिया था। एग्जॉस्टिव है मतलब इवेंट 1, 2 और 3 सबको मिला लिया तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं है, एंड एग्जॉस्टिव। अगर कुछ कॉमन होता तो कैसे दिखते? अगर उनमें कुछ कॉमन होता तो हाउ विल दे लुक लाइक? सो जो हमने ऐसे ऐसे निकाला था पहले, हाउ विल इट लुक लाइक? इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, राइट? ये अगर E2 है और ये E3 है तो ये E2 E3 वाला जोन होगा। यहां पे क्या होगा? E1 E2 वाला जोन, और यहां पे E1 E3 वाला जोन, और कुछ बीच में कॉमन और भी हो सकता है ये पूरे जोन में, E1 E2 एंड E3, ऑल 3 कॉमन, राइट? अगर कुछ कॉमन होता था, मतलब अगर वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होते तो। ओके, सो बट दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये इतना क्लियर है हमें? ठीक है, अभी उसमें हम एक और इवेंट लाएंगे कि कोई एक आर्बिट्री इवेंट, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे लेट्स डू अ ब्लड टेस्ट। इवेंट ए, लेट्स डू अ ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में रिजल्ट क्या आ सकता है? टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर, कुछ भी आ सकता है। यस और नो? दैट मीन्स इवेंट ए इज कॉमन टू ऑल 3, है ना? सो इवेंट ए में टाइफाइड भी आ सकता है, मलेरिया भी आ सकता है, वायरल फीवर भी आ सकता है, बराबर? तो इवेंट ए E1 में क्यों है? क्योंकि इवेंट ए का रिजल्ट आ सकता है कि टाइफाइड है। इवेंट ए में रिजल्ट आ सकता है कि मलेरिया है। इवेंट ए का रिजल्ट आ सकता है कि वायरल फीवर है। यस और नो?
So what is event A? Is an arbitrary event. It's an arbitrary event which is subset of the union of events, which is subset of union of events. ओके, सो अगर मैं कहूं कि let's first understand this statement. Arbitrary event which is subset of union of events, मतलब E1 E2 और E3 सबको मिला के जो भी आएगा, बराबर, उसका एक पार्ट ए भी हो सकता है. मतलब ए इज पार्ट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ E1 E2 E3 कंबाइंड. ओके, E1 E2 E3 को कंबाइन कर दिया तो उसका छोटा पार्ट हमें ए, उसमें छोटा सा एक ए दिख सकता है हमें, उसका छोटा पार्ट एज अ ए दिख सकता है हमें. ओके, राइट. तो व्हाट द बेस थ्योरम सेज इज कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी बीमारी पहले थी, E1 E2 E3 वॉट एवर, प्रोवाइडेड हमारी टेस्ट हो चुकी है. टेस्ट हो गई, देख टेस्ट बाद में की हमने, लेकिन ये थोड़ा अलग है. अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट होने के बाद वापस जा रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग E1 व्हेन द टेस्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ऑल्सो इक्वल टू. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI को थोड़ा डिकम्पोज करेंगे किसमें, probability of EI into probability of A by EI. These are dependent events, right? That's why probability of A intersection EI is directly not equal to, देखो अगर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो ये क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI. अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A. मतलब एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, पहले EI हुआ उसके बाद इवेंट A हुआ, प्रोवाइडेड EI ऑलरेडी हो चुका था. या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A पहले हुआ उसके बाद EI हो रहा है बेस्ड ऑन A जो ऑलरेडी हो चुका है. दो केसेस हो सकते हैं ना इंटरसेक्शन में. ओके, सो इसमें क्या ले रहा है कि EI ऑलरेडी हो चुका है, इन रियलिटी EI ऑलरेडी हो चुका है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI ऑलरेडी हो चुका है. ओके, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उन्होंने लिखा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई. ये जो बोला है ना आर्बिट्री इवेंट विच इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स, उसी का कुछ तो है इसमें, बट इसे हम समझेंगे. ठीक है, आई नो इसमें आपको काफी कुछ समझा नहीं है, बट एक ओवरऑल आइडिया आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ ओवरऑल. ठीक है, चलो. सो अभी वी हैव this. Okay, E1 E2 E3, your A which is common to E2, A which is common to E1, A which is common to E3. Okay, now आपका जो इवेंट A है टोटल, दैट इवेंट A is what, ये जो A which is intersecting with E2,
पूरा E2 नहीं है ना। मतलब देखो, टाइफाइड, मलेरिया और वायरल फीवर हमने लिया एक एक एक। उस एग्जाम्पल में अगर टेस्ट में अगर टाइफाइड आता है तो वो तो पूरा E2 ले लिया उसने। E2 टाइफाइड ही था या फिर मलेरिया था। But in real life, what we are saying is A can be subset of E2, not entire E2. समझ रहे हो? समझा नहीं समझा? ओके ओके, सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर E2 को लेते हैं, E2 में सारे डिसीजेस है जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। E1 में लेते हैं सारे डिसीजेस जो वायरस से होता है, और E3 में लेते हैं जो सारे फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। सो देर कैन बी डिफरेंट डिसीजेस बिकॉज ऑफ वायरस, डिफरेंट डिसीजेस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट डिसीजेस बिकॉज ऑफ फंगस। ओके, लेट्स से वायरस के 10 डिसीजेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के 5 है, और फंगल इन्फेक्शन के 3 है। ओके, सो इवेंट E1 में 10 चीजें हैं, E2 में 5 चीजें हैं, E3 में 3 चीजें। समझ गया? एंड दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल एग्जॉस्टिव। समझ लो इसके बाद कोई बीमारी नहीं है, म्यूचुअल एग्जॉस्टिव, ठीक है। इतने ही। अभी एक इवेंट जो टेस्ट किया हमने, वो जो टेस्ट है, हमारे पास सारा टेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो टेस्ट किया वो टेस्ट में वायरस के 5 बीमारी का टेस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया के 3 और फंगल का 2, बराबर। तो अभी E2 जो था, बैक्टीरिया के 5 बीमारियां थे, उसमें से 3 टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 थे, 5 में से 3 टेस्ट हो रही है। सो इसमें जो A है वो A इंटरसेक्शन E2 है, राइट। योर A इज A इंटरसेक्शन E2 प्लस A इंटरसेक्शन E3, वैसा ही प्लस A इंटरसेक्शन E1। सो E1 E2 E3 के साथ जो भी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, कॉमन है ना उनमें। देखो वो जो V5 है वो A का पार्ट है, 5 वायरस की बीमारियां जो कॉमन है E1 में 10 वायरस की बीमारी है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट ए कर रहा है हम लोग, उसमें 5 चीजें हैं जो कॉमन है। बैक्टीरियल 3 चीजें कॉमन है, फंगल 2 चीजें कॉमन है, राइट। सो इवेंट ए इज अगेन इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस ए इंटरसेक्शन E3, राइट। ओके, सो इवेंट, आपका जो इवेंट ए है विच इज ए इंटरसेक्शन E1 प्लस मतलब यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 प्लस मतलब अगेन यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इवेंट ए इज व्हाट, इवेंट ए इज E1 का कुछ पार्ट जो ए में है, प्लस E2 का कुछ पार्ट जो ए में है, प्लस E3 का कुछ पार्ट जो ए में है। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा ए इंटरसेक्शन E1 इज व्हाट, 5 वायरस की बीमारियां, E2 व्हाट, 3 बैक्टीरियल एंड 2 फंगल, यस और नो, राइट। तो फाइनल इवेंट ए तो वापस उस पे आ गए हम लोग, मिल गया पूरा हमें। ओके, तो ये इवेंट ए क्या है, ये डेफिनेशन समझ गई आपको, व्हाट इज इवेंट ए। हाँ, ओके, चलो अभी इवेंट ए के ये जो 3 छोटे पार्ट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E3, ये 3 पार्ट है।
Are these three parts mutually exclusive? A intersection E2, A intersection E3, A intersection E1, ये तीन हो गए. Are they mutually exclusive? They are not exhaustive, क्योंकि ये तो इसमें पड़ा है ऐसा ही. ये चीजें तो वो है ही, लिया ही नहीं उसने. एग्जॉस्टिव नहीं है, बट एक्सक्लूसिव है क्या? यस इट इज. यस इट इज. जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसमें छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो इवेंट ए है उसमें तीन टुकड़े हैं. ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री. तो तीनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो तीनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन ई वन union A intersection E2 union A intersection E3, which means because they are mutually exclusive, probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus probability of A intersection E3. अभी इसको लेजी आइंस्टाइन के फॉर्म में लिखूं मैं. लेजी आइंस्टाइन फॉर्म, उसको तीन तीन चीजें लिखनी नहीं थी. समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n, यहां n इक्वल टू 3. Probability of A intersection EI. Okay, tell me, ask me again if you did not understand lazy Einstein notation. समझ आ गया? देखो, समेशन मतलब सम करना है. किसका? I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू 3 तक. कैसे? I इक्वल टू 1 डालेंगे, P A इंटरसेक्शन E1, I के जगह 1 समेशन करना है, प्लस I के 1 के बाद क्या आता है? 2. तो I इक्वल टू 2 ए इंटरसेक्शन E, I के जगह E2 समेशन अगेन P ए इंटरसेक्शन E I के जगह 3. अब n इक्वल टू 3 के आगे नहीं जाना है, 3 तक ही है. फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू 3, राइट? वैसे एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n, या फिर I इक्वल टू 3. n अगर हमें पता नहीं कहां तक है, 3 मतलब हमें पता है, जो n जो है वो 3 है. सो I 1 से लेके 3 तक जा रहा है. समझ गया लेजी आइंस्टाइन फॉर्मूला? ओके. सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? समेशन ऑफ ऑल दिस. ये समझ गया क्या? ओके. नाउ अनदर थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए. मतलब पहले टेस्ट कर ली, या फिर टेस्ट हो गई, और वो टेस्ट को हम इंडिपेंडेंट समझेंगे. उसके बाद देखेंगे ई आई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ई आई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, जब टेस्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है अभी. ओके. सो इस केस में इसको रीराइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इसको बस मैंने रीअरेंज किया. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई जो है, उसे मैं अलग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई जो है, उसको पहले ए फर्स्ट और ई आई सेकेंड में लिखा. अभी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को ई आई फर्स्ट जो एक्चुअल में हुआ था, एंड देन ए सेकेंड, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, राइट? डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए. ओके.
देन अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकाला था हमने, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ei by a is probability of ei into probability of a by ei divided by probability of summation of I equal to 1 से लेके n तक probability of a intersection ei. This is the proof of Bayes theorem, right? अभी इसमें तीन चीजें हैं। पहली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ei, मतलब कोई भी बीमारी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली या फंगल से होने वाली, उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी। ओके, कितनी थी जो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे टोटल कितना होता है, 10, 15, 16, 17, 18, तो इसकी 10/18, इसकी 5/18 और इसकी 3/18। क्या हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ei पता है, या E1 E2 से E3 तक? Probability of E1 is 10/18, probability of E2 is 5/18, probability of E3 is 3/18. That means probability of EI हमें पता है। Okay. Second, इनिशियल नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। देन दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टेस्ट का रिजल्ट क्या आ गया, डिपेंडिंग कि बीमारी का हमें प्रायर नॉलेज क्या था। क्या टेस्ट का रिजल्ट आ सकता है बीमारी के प्रायर नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तीसरा, ये देखो, पहला पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये तीन मेजर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए, मतलब बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है जबकि टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। प्रोबेबिलिटी के टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा जब बीमारी के बारे में हमें थोड़ी आइडिया है क्या हो सकती है। समझ रहा है आपको, तीन तीन अलग प्रोबेबिलिटीज। ओके, और ये जो है इसे कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी प्रायर प्रोबेबिलिटी जो ई है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, इक्वल टू व्हाट, 1। एग्जैक्टली। सो ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है जिसकी सबकी एडिशन की जाए तो वो 1 आता है, ये हमें पता है। ओके ओके, दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इज द प्रोबेबिलिटी how likely an event A under consideration occurs given each and every prior probability। मतलब कौन से बीमारी होने की हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी पता है, अभी वो टेस्ट में कौन सी बीमारी निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि हमें उनकी प्रायर प्रोबेबिलिटी पता है बीमारी आने की। ओके, ठीक है। सो ये है या, एंड देन थर्ड वन, अभी टेस्ट आ चुका है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब एक्चुअल में क्या बीमारी हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बिकॉज हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स पहले आ चुके हैं। इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इट्स कॉल्ड पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज। ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर है या फिर थोड़ा आइडिया आ चुका है? सो अभी ये जो फॉर्मूला है ये आई के फॉर्म में है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि टेस्ट रिजल्ट आ चुका है,
अभी सही में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? हमें पहले पता था कि क्या हो सकती है, लेकिन अब टेस्ट रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है? कुछ नया अपडेट है क्या? कुछ नया सीखे हम लोग टेस्ट रिजल्ट से? अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं जब टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं? अभी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या है? प्रोबेबिलिटी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसका नॉलेज पहले, फिर प्रोबेबिलिटी कि टेस्ट रिजल्ट आएगा जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता था कि टेस्ट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय जो टोटल टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, हाँ समेशन ऑफ, इसमें तो समेशन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर लिख दूंगा तो भी चलेगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 plus probability of A intersection E2 plus probability of A intersection E3। समझ गया? वैसा ही E2 का और वैसा ही E3 का, इसमें कोई डाउट नहीं? चलो अभी हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल लेके देखते हैं एंड सी, लेट्स सी मेरे एग्जांपल्स वेर दे ऑन ट्रैक और नॉट। एग्जांपल नंबर 1, a bag contains 6 red 5 blue balls, another bag contains 5 red and 8 blue balls। ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है। फर्स्ट बैग में से 1 ball is drawn from the first bag without noticing the color and हमने उसको देखा नहीं, and then we put that in the second bag, ठीक है। देन सो ये इवेंट ए हो गया जो एक बैग हमने निकाला, या फिर इवेंट E1, इवेंट E1 हुआ जो हमने उसमें से एक बॉल निकाला और वो दूसरे बैग में डाल दिया। देन सेकेंड बैग में से अ बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, इवेंट E2, सेकेंड बॉल इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन इज ब्लू। यस, कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी हमारे assumption से ये या नहीं। A bag contains 6 red and 5 blue balls. Another bag contains 5 red and 8 blue balls. A ball is drawn from the first bag. Chalo, ball is drawn from the first bag without noticing the color, and then it is put in the second bag. Okay. So अभी जो पहले बैग में से कोई एक बॉल निकाला है जो दूसरे बैग में डाल दिया, राइट? And then they say the ball is drawn from the second bag and we have to find the probability कि the ball which we draw from the second bag is blue. Okay, इसकी probability निकालनी है, right? So पहले बैग में से जो एक बॉल निकाला वो एक तो रेड हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, है ना? एक तो पहले इसमें से जो निकाला वो रेड हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, राइट? राइट। फिर उसके बाद फाइनली हमें दूसरे बैग से बॉल निकालना है,
Okay, by the way, red ball from the first bag, blue ball from the first bag. ये जो पहला ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम लोग, एक तो रेड कर सकते हैं या फिर ब्लू कर सकते हैं, बराबर। एक तो E1 होगा या फिर E2 होगा, है ना ट्रांसफर में। अभी ट्रांसफर होने के बाद हम लोग चेक करेंगे, एक बॉल निकाल के टेस्ट करेंगे कि जो ट्रांसफर करने के बाद हमें ब्लू मिला या नहीं, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो इवेंट ए क्या हो गया, ब्लू बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। ये टेस्ट है, देखना है हमें। ओके, नाउ व्हाई एम आई सेइंग टेस्ट, क्योंकि जो पहला ट्रांसफर है वो बिना देखे, a ball is drawn from the first bag without noticing color is put in the second bag. So हमें देखना नहीं है, so we don't know E1 E2 क्या हो सकता है, या हमें नहीं पता एग्जैक्टली E1 रेड है, वो ट्रांसफर किया हुआ बॉल रेड है या ब्लू है। तो हमें किस पे डिपेंड करना पड़ेगा बताओ, जब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तब हमें डिपेंड किस पे करना पड़ेगा अभी, E1 और E2 होने के प्रोबेबिलिटी पे। जब हमें पता नहीं है कौन सा बॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे ना, राइट। सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा क्विकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। 6/11, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बॉल, ब्लू बॉल्स, विच इज E2, 5/11। 6 रेड, E1 इज रेड बॉल, सो 6 रेड बॉल आउट ऑफ टोटल 6 + 5 balls, which is 11 balls, right? So that is correct. ये हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जो देखा था, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लू बॉल, है ना। ओके, सो अभी अभी हमें ये करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी है। ब्लू बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, लेकिन जो इवेंट ए हो रहा है वो दो केस में हो सकता है ना। इवेंट ए जहां पे रेड बॉल पहले ट्रांसफर हुआ था, और इवेंट ए जहां ब्लू बॉल ट्रांसफर हुआ था, यस और नो, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बाय E1 इज, या फिर इवेंट ए बाय E1 इज व्हाट, व्हेन ब्लू बॉल इज ड्रॉन, blue ball is drawn from the second bag under the condition that, anybody, blue ball is drawn from the second bag under the condition that exactly red ball was transferred from first to second bag. ठीक है, अभी अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हमने रेड बॉल ट्रांसफर किया सेकेंड बैग में, अगर सेकेंड बैग में जहां पे 5 रेड और 8 ब्लू थे, अगर हमने रेड बॉल ट्रांसफर कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 6 रेड और 8 ब्लू हो जाएंगे। तो अभी इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लू बॉल कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कितना है, 8/14, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
अब वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू व्हेन blue ball is drawn from the second bag, and under the consideration that blue ball was transferred from first to second bag, right? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अभी इसमें क्या हो जाएगा? 5 रेड एंड 9 ब्लू. 9/14 will be your probability. Okay. So अभी हमारे पास दोनों केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो पता है, राइट? अभी क्या निकालना है? हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है. केस कोई भी हो, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ब्लू बॉल आए. व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट? तो जैसे मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर इवेंट ए इज पार्ट ऑफ E1 एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ E2 एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ E3. सो राइट, इवेंट E1 मतलब रेड ट्रांसफर किया, इवेंट E2 मतलब ब्लू ट्रांसफर किया. E1 मतलब रेड ट्रांसफर किया, उसमें भी ब्लू बॉल निकल रहा है ए के वक्त. E2 में ब्लू बॉल ट्रांसफर किया, तब भी ए से ब्लू बॉल निकल रहा है, राइट? दैट मीन्स अगेन हियर ऑल्सो ए इज पार्ट ऑफ E1 एंड E2. So probability of A is probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2. Yes or no? So हमें तो probability of A चाहिए फाइनल. अभी probability of A intersection E1 कैसे निकलेगा? पता है हमें, दे आर डिपेंडेंट इवेंट. तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, राइट? कैन आई यूज दिस? And do I know everything? Probability of E1 was 11/16. Probability of A by E1 was 8/14. Probability of E2 was 5/11 and A by E2 is 9/14. How much? (93/154). That is correct. So हमें probability of A मिल गई, which was the test कि अगर दूसरे बैग में से कुछ निकालते हो और देखते हो क्या है, that is a real test. उस टेस्ट में ब्लू आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना? मतलब अगर बीमारियां होने के चांस, बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से हो सकती है, तुम्हारे टेस्ट में वायरस से ही होगी, इसके चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, सो इनके थोड़े न्यूमेरिकल हेवी है, हम लोग आराम से करते हैं. तो वी विल रिज्यूम दिस टुमारो अगेन. ओके, वी वर नॉट एबल टू फिनिश इट टुडे, बट विच इज फाइन, हम लोग कर लेंगे. एनी क्वेश्चंस? Okay, see you guys tomorrow then. Bye bye.